चलिए साथियों, लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर कुछ होमवर्क देता हूँ। होमवर्क में अगर अच्छे क्वेश्चन मिले तो वो भी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, सॉल्व करते हैं उन्हें। तो देखिए, और ये एक बड़ा सा क्वेश्चन है, आखिरी में अच्छे से क्वेश्चन से कंक्लूड करेंगे। तो क्वेश्चन हम पे कुछ ऐसा है, देख पा रहे हो? ठीक है, क्वेश्चन देखिए हम पे क्या है, मार्कर भी बदल लिया है। क्वेश्चन है ए, बी एंड सी शूट टू हिट अ टारगेट। ए बी सी शूट कर रहे हैं ताकि टारगेट को हिट कर दें। इफ़ ए हिट्स टारगेट 4 times in 5 trials, B hit it 3 times in 4 trial। ठीक है, 4 लिख लेता हूँ, समझ जाना। एंड C hit it in 2 times in 3 trials, what is the probability that target is hit by at least 2%। अब एटलीस्ट 1 हो जाता तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लंबा जाता। एटलीस्ट 1% मतलब सभी ही कर रहे हैं, तो इसे 2 बना देते हैं, ये तो बहुत बड़ा जाएगा ये क्वेश्चन। तो भैया 3 बंदे हैं, रामू शामू मामू ABC, वो किसी टारगेट को हिट करना चाहते हैं। उनमें से जो ए है वो टारगेट को कितना, देख पा रहे हो, हिट कर लेता है कितना। अच्छा, थोड़ा डल है ना मार्कर, दिख जाएगा इतने में। चलो इतने में भी दिख ही रहा है तुम्हें। 4 में से 3 बार, 5 में से 4 बार ए हिट कर लेता है टारगेट को, बी 4 में से 3 बार हिट कर पाते हैं और सी 3 में से 2 बार हिट कर पाता है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम टारगेट 2% से हिट हो। ये तो बहुत बड़ी बात है। 3% है ए बी सी, एटलीस्ट 2 बोला, एटलीस्ट 2 बोला। अब ज़रा समझो, एटलीस्ट 2 बोला मतलब क्या है कि 2 भी करे और 3 भी करे। 3 करे तो ए बी सी और 2 करे तो 3 केस, क्या ए बी कर जाए सी ना करे, बी सी कर जाए ए ना करे, और फाइनली ए सी कर जाए और बी ना करे। तो कुल मिला के 4 केसेस आएंगे, 4 पैरेलल वर्ल्ड के, इन्हें सॉल्व करा जाएगा। आओ देखें। तो आप ये देखिए साहब, सिंपल सी बात यह है कि इवन इवेंट मान लेंगे। इवन इवेंट है दैट ए हिट्स टारगेट। इवन इवेंट है कि ए ने टारगेट को हिट कर दिया। अच्छा, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगी, देखो हमें पता है 5 में से 4 बार वो हिट कर देता है, तो 4/5 इसके हिट करने की प्रोबेबिलिटी है। ना हिट करने की कितनी है, इवन बार, मतलब ए हिट ना कर पाए तो वो होगी 1/5। कैसे होती है आपको पता है, 4/5 + 1/5, 1 - 4/5, 1/5। E2 सेम इवेंट है कि बी हिट कर जाए टारगेट को, तो प्रोबेबिलिटी E2 की कितनी होगी यार, पता चल रहा है कि E2 4 में से 3 बार हिट कर लेता है तो 3/4 हुई, और ना करने की कितनी हुई, 1/4 हुई। 3/4 में से 1/4 वो हिट ना कर पाएगा। E3 क्या है, E3 ये इवेंट है कि C टारगेट को हिट कर दे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 में से 2 बार वो हिट कर पाता है तो 2/3, ना करने की कितनी है, 1/3 होगी। सिंपल सी बात है। अब उन्होंने क्या बोला, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज़ हिट बाय एटलीस्ट 2%। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कि कम से कम 2% क्या कर पाएँ, कम से कम 2% क्या कर पाएँ, टारगेट को हिट कर पाएँ। तो इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी any2 और ऑल 3, any2 या सारे के सारे 3। एटलीस्ट 2 मतलब यही तो है कि या तो कोई भी 2 करें या 3 करें, पीछे तो जाना ही नहीं है, एक में तो जाना ही नहीं। अगर एटमोस्ट होता तो 2 जाते, 1 जाते, 0 जाते, मतलब 2 करें या 1 करें या कोई भी ना करे। बट यहाँ एटलीस्ट बोल रखा है, मतलब गिवन से मैक्सिमम जाने, any2 और ऑल 3।
अब देखो ये क्या बना, Ni2 में क्या हो गया, मान लो A ने कर दिया तो E1 आएगा और B ने भी कर दिया तो E2 आएगा, बट C नहीं कर पाए क्योंकि सिर्फ 2 वाला बता रहा हूँ मैं, Ni2 वाला, ठीक है। C नहीं कर पाया तो आएगा E3 का बार, फिर आएगा यूनियन, एक साथ करते हैं, अलग अलग नहीं निकाल रहे, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, 2 ने करना था तो यार मान लो E1 नहीं कर पाया और E2 E3 मतलब B C ने कर दिया, A नहीं कर पाया। आखिरी चीज़ यह है कि B नहीं कर पाया तो E2 बार आएगा, A और C ने कर दिया तो E1 और E3 आ गया। तो पहली बात तो ये तो इनके लिए था, Ni2 के लिए, ठीक है, कि A B ने करा, C ने नहीं करा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या, B C ने करा, A ने नहीं करा, और फिर क्या, A C ने करा, B ने नहीं करा। अब तीनों का है, तीनों का मतलब A ने भी कर दिया, B ने भी कर दिया, C ने भी कर दिया। यहाँ पे भी इंटरसेक्शन और यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, इंटरसेक्शन लगाएंगे। ऑब्वियसली इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यूनियन हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट। तो P1 मल्टीप्लाई बाई Pe2 मल्टीप्लाई बाई Pe3 बार, यूनियन बना प्लस Pe1 बार मल्टीप्लाई बाई Pe2 मल्टीप्लाई बाई Pe3, फिर आया यूनियन का प्लस Pe1 मल्टीप्लाई बाई Pe2 बार मल्टीप्लाई बाई Pe3, फिर ये वाला प्लस Pe1 मल्टीप्लाई बाई Pe2 मल्टीप्लाई बाई Pe3, ये है। बस अब इन्हें लिखते हैं, है ना, मैं यहीं पे मिटा के नीचे लिख रहा हूँ। Pe1 कितना है, Pe1 है 4/5 मल्टीप्लाई बाई Pe2 कितना है 3/4 मल्टीप्लाई बाई Pe3 बार है 1/3 1/3। वट इज़ Pe1 बार इज़ 1/5। वट इज़ Pe2 3/4। वट इज़ Pe3 इज़ 2/3। वट इज़ Pe1 इज़ 4/5। वट इज़ Pe2 बार 1/4। वट इज़ Pe3 2/3। वट इज़ Pe1 Pe2 Pe3 ये रहे 4/5 मल्टीप्लाई बाई 3/4 मल्टीप्लाई बाई 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2/3। चलिए करना कोशिश करते हैं शुरू, देखिए क्या होगा। आजकल ज़्यादा काम हो रहा है ना, तो मार्कर 1-2 दिन में ख़राब हो जा रहे हैं, क्या करें। देखें 5 4 जा 20, 23 जा 60, हर जगह वही है, 60 आ गया। 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 12 8 आ गया 20, 24 6 आ गया 30, 20 और 30 50 बाई 60 मतलब 5/6। ये इसका आंसर हो जाएगा 5/6, ठीक है। चलिए शाबाश। अब 2-3 क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, गुड। इतने में लाइट कम है ना, इतना सही है ना, समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम पे क्वेश्चन क्या है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है सर अपने तसल्ली के कराते हो इतने क्वेश्चन। हाँ रिवीजन होता है मेरा, बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन होता है, आगे फिर और नए साल में बहुत अच्छी हो जाती है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। तुम लोगों का थोड़ी है कुछ, तुमको क्या फ़र्क पड़ रहा, तुम तो 5 क्वेश्चन में चैप्टर को निपटा देते हो, नहीं। चलो आओ, क्वेश्चन है नीलम हैज़ बीन ऑफर्ड PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, नीलम को PCM ऑफर्ड करी गई है क्लास 12th में। शी एस्टिमेट, अब ये बड़े खतरनाक बच्चे हैं पहले से ही, अभी एडमिशन भी नहीं हुआ और एस्टिमेट कर लेते हैं कि हम पास होने वाले, फेल होने वाले, इतने परसेंट आने वाले हैं, ज्ञानी लोग हैं। शी एस्टिमेट दैट हर प्रोबेबिलिटी ऑफ receiving grade A in PCM are 0.2, 0.3 and 0.9 respectively. 0.2, 0.3 and 0.9 respectively. Find probability that she receives क्या
पहला है ऑल ए ग्रेड, सब में ए ग्रेड मिले। दूसरा है नो ए ग्रेड, किसी में भी ए ग्रेड ना मिले, मतलब ए माइनस मिल रहा होगा, बी प्लस मिल रहा होगा, ऐसे। और दूसरा है एग्जैक्टली 2 ए ग्रेड, 2 सब्जेक्ट में से ए ग्रेड मिले हैं या मिलते हैं या मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, देखो हमने E1, E2, E3 इवेंट मानने ही पड़ेंगे, उसके बिना काम नहीं चलता कभी भी। और करते हो आप तो बेवकूफ़ हो, करा करो ये, वो अलग बात है। ऑब्जेक्टिव में आपको ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, ए बार ए से भी काम चल जाता है। E1 इवेंट है दैट शी रिसीव्ड ए ग्रेड इन फिज़िक्स, उसे फिज़िक्स में ए ग्रेड मिले, वो E1 इवेंट है। तो फिज़िक्स में ए ग्रेड मिलने की PCM लिखा हो ना, कितनी प्रोबेबिलिटी है, 0.2 है, ठीक है। तो E1 बार मतलब ये है, तो यहाँ पे PE1 कितना होगा, PE1 हो जाएगा 0.2, और उसे ए ग्रेड ना मिले फिज़िक्स में तो वो हो जाएगा PE1 बार 1 माइनस 0.2 कितना आएगा, 0.8 आएगा, ठीक है। यह या 2/10 - 1 कर दो तब भी बात ये 0.8 आएगा। E2 क्या है कि भाई उसे ए ग्रेड मिले किस में, केमिस्ट्री में, तो प्रोबेबिलिटी E2 कितना है, 0.3 है। और उसे केमिस्ट्री में ए ग्रेड ना मिले तो वो होगा प्रोबेबिलिटी E2 बार, वो बराबर होगा 0.7 के। अब E3 ये इवेंट है कि ए ग्रेड मिले उसे किस में, मैथमेटिक्स में, और ये ज़रूरी है। तो प्रोबेबिलिटी E3 की कितनी है, 0.9 है। सबसे ज़्यादा चांस देखो उसके मैथ में है, पर फिज़िक्स के मार्क्स अलग ही चमकते हैं। अच्छा, फिज़िक्स में मार्क्स आए भैया, बहुत बढ़िया बात है, फिज़िक्स के मार्क्स अलग ही चमकते हैं, फिज़िक्स के लिए दिमाग चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी E3 बार है ना, कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला बोल रहा है कि नो ए ग्रेड, उसे इस धरती में कहीं भी ए ग्रेड प्राप्त नहीं हुए, ना उसे फिज़िक्स में हुए, ना उसे केमिस्ट्री में हुए, ना उसे मैथ में हुए। इसका मतलब सिंपल सी बात हुई, फिज़िक्स का इवेंट आने के ए ग्रेड का है E1, ना आने का है E1 बार। तो उसके फिज़िक्स में भी नहीं आए, केमिस्ट्री में भी नहीं आए, मैथ में भी नहीं आए, एक ही धरती में हुआ तो इंटरसेक्शन लगा देंगे, सिंपल सी बात है। ए ग्रेड नहीं आए उसके, तो फिज़िक्स में नहीं आए, केमिस्ट्री में नहीं आए, मैथ में नहीं आए, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो PE1 बार हो सकता है ना, कोई बच्चा तीनों सब्जेक्ट में बढ़िया हो, कोई 2 ही सब्जेक्ट में बढ़िया हो, कोई एक ही में बढ़िया हो, तो इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो PE1 बार इंटू PE2 बार मल्टीप्लाई बाई PE3 बार बार वाले देख लो। E1 बार कितना है, 0.8, E2 बार कितना है, 0.7, और E3 बार कितना है, 0.1, ठीक है। 8 7 जे कितना, 56, कितने जीरो हैं, 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3, तो इतना आएगा 0.056। चेक करिए, इतना ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है उस पर। ओ ये तो मैंने दूसरा कर लिया, चलो। पहला है ऑल ए ग्रेड, अच्छा तो आंसर तो सही आ रहा है। एक मिनट, हाँ ये क्या हो रहा है, ये ठीक है सही है। पी है ऑल ए ग्रेड, तो या तो आप यहीं से निकाल लो, 1 ये बराबर होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नो ए ग्रेड, सारे में ए ग्रेड या किसी में भी ए ग्रेड नहीं, दोनों का सम 1 के बराबर। तो 1 माइनस 0.056 कितना आएगा, 0.054, 56 54 कितना बनेंगे, नहीं यार 6 4 10, 0.48 होगा। अच्छा ऑल ए ग्रेड ऐसे निकाल लो कि उसमें भी मिले, A1 में भी, मतलब फिज़िक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथमेटिक्स में भी, इंटरसेक्शन बना लेना। अब सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे फिर होगा क्या बच्चे, अलग अलग हो जाएंगे, PE1 इंटू PE2 इंटू PE3। अब PE1 है कितना, आप ये देखिए, PE1 आपका कितना है, 0.2 है, PE2 कितना है, 0.3, PE3 कितना है, 0.9, 3 2 6 9 6 54, 0.054। कैसे करें सर, 3 जीरो है ना, तो आगे 3 पॉइंट बढ़ा दो, ये हो गया। फाइनली है आप पे एग्जैक्टली 2 ए ग्रेड आए, फिजिक्स केमिस्ट्री में आए, मैथ में ना आए, मैथ केमिस्ट्री में आए, फिजिक्स में ना आए, फिजिक्स मैथ में आ जाए, केमिस्ट्री में ना आए, ठीक है। तो 3 पैरेलल वर्ड बनेंगे। तो तीसरा है प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 ग्रेड, एग्जैक्टली 2 ग्रेड्स, 2 ग्रेड आए, कौन से वाले, ए वाले है ना, 2A आए, तो क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी, पहला
उसका आ जाए फिजिक्स में। फिजिक्स का इवेंट है E1, केमिस्ट्री का है E2, मैथ का है E3, उसके आ जाए फिजिक्स में तो E1, केमिस्ट्री में भी आ जाए E2, मैथ में ना आए तो E3 बार, और एक साथ हो रहा है तो इंटरसेक्शन। ठीक है, करना तो इसे इतना आसान पड़ता है, बट लैंग्वेज के साथ चलो तो समझा के करना पड़ता है। फिर या तो मतलब दूसरा अर्थ उसके फिजिक्स में आ जाए, केमिस्ट्री में ना आ पाए, मैथ में आ जाए, ये दूसरा हो गया बीच में कॉमन इंटरसेक्शन। या उसके अब किस किस में आ जाए, फिजिक्स में ना आ पाए और केमिस्ट्री मैथ में आ जाए, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो बार बार सब में आ गया एक एक बार। ठीक है, अलग अलग करो तो P1 इंडिपेंडेंट इवेंट है इंटू P2 इंटू P3 बार, यूनियन बना प्लस P1 इंटू P2 बार इंटू P3, फिर लगाओ प्लस P1 बार इंटू P2 इंटू P3, ये चलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप जोड़ के सारा देख लेंगे, सारा आपके पास है। मैं आंसर बता देता हूँ इसका कितना आएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना, इसलिए 0.348 आएगा, 0.348 ये आपका आंसर आना चाहिए जब सिर्फ हमें एग्जैक्टली 2 ग्रेड चाहिए हों। क्लियर है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चन में बेस थ्योरम ना लगा दो, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा रहा हूँ। हालांकि कुछ क्वेश्चन इनमें बेस से भी हो जाएंगे। तो देखो क्या है क्वेश्चन है, एन आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स कौन एक्स एंड वाई, है ना। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्स 8 आउट ऑफ 100 पार्ट्स आर डिफेक्टिव। जब हम एक्स पार्ट बनाना चाहते हैं, एक पार्ट दो चीज़ों से, एक मतलब एक मशीन एक आर्टिकल 2 पार्ट से मिलके बनता है एक्स और वाई, और जब हम एक्स बनाने जाते हैं तो 100 में से 8 उनमें डिफेक्टिव निकल जाते हैं, है ना। एंड सिमिलरली 5 आउट ऑफ 100 पार्ट्स ऑफ वाई may be defective, अब आपसे बोला कैलकुलेट द probability that assembled part may not be defective, assemble part डिफेक्टिव ना हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, जो असेंबल पार्ट है वो डिफेक्टिव ना हो। तो आप क्या करो, इवेंट मान लो कि हमने असेंबल करा या चूज़ करा पार्ट एक्स, ठीक है, तो वो तो नहीं लेंगे। इवेंट है कि पार्ट एक्स इज़ डिफेक्टिव, इवेंट है पार्ट एक्स का डिफेक्टिव, तो उसकी क्या इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि एक्स पार्ट डिफेक्टिव हो। तो 100 में से 8 बार एक्स क्या होता है, डिफेक्टिव होता है, तो 8/100। वो डिफेक्टिव ना हो तो उसकी हो जाएगी 92/100। ऐसी सिमिलरली E2 क्या है कि पार्ट वाई जो हो डिफेक्टिव हो, तो E2 की प्रोबेबिलिटी कि वो डिफेक्टिव निकले, ऐसा इवेंट होगा 100 में से 5 बार, तो 100 में से कितने बार, 5 बार, और वो डिफेक्टिव ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी है 95/100। अब उन्होंने पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी कि असेंबल्ड पार्ट डिफेक्टिव ना हो। असेंबल्ड पार्ट डिफेक्टिव कब नहीं कहलाया जाएगा, अगर पूरा बना जो सिस्टम एक्स और वाई से, अगर उसमें ये पूरी आर्टिकल बन रखा है, तो अगर उसमें एक्स भी डिफेक्टिव हो गया, ये भी डिफेक्टिव हो गया, तो पूरा ही ख़राब हो गया।
ये ठीक है, वाई डिफेक्टिव हो गया तब भी ख़राब है पूरा। दोनों ही क्या होने चाहिए, नॉन डिफेक्टिव होने चाहिए, तभी तो माना जाएगा क्या कि मशीन एक्स पूरी मशीन एक्स वाई पूरी ठीक है। तो असेंबल पार्ट इज़ नॉट डिफेक्टिव मतलब एक्स भी ना डिफेक्टिव हो और वाई भी ना डिफेक्टिव हो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी एक्स ना डिफेक्टिव हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, डिफेक्टिव की तो पी E1 और पी E2 है, ना डिफेक्टिव होने की कितना है इवेंट पी E1 बार और उसका है E2 बार, और बीच में लगा देंगे इंटरसेक्शन, क्योंकि जब ये भी नहीं डिफेक्टिव होगा वो भी नहीं डिफेक्टिव होगा तभी हमारी चंगी मशीन कहलाएगी। तो पी E1 बार मल्टीप्लाई बाई इंडिपेंडेंट है ना पी E2 बार, पी E1 बार कितना है 92/100, व्हाट इज़ पी E2 बार, इट इज़ 95/100। मल्टीप्लाई करिए आंसर निकालिए जो भी आ रहा है जल्दी से। तो वो है ना 0.92 0.95 कर लो, क्या दिक्कत है, आ रहा है ना समझ में। करो कितना आ रहा है, इनका आ रहा है 437/500, चेक करिए 437/500 इनका आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे कराने ज़रूरी नहीं तो बेस में तुम गड़बड़ी कर दोगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ मशीन ऑपरेट्स only when all of its 3 components function। कोई मशीन है जैसे गाड़ी है तो इंजन क्लच गियर तीनों कंपोनेंट जब तक काम नहीं करेंगे तब तक वो ठीक से ऑपरेट नहीं होगी। तो ऑल ऑफ इट्स 3 कंपोनेंट फंक्शन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर्स ऑफ फर्स्ट सेकंड and third components are 0.14, 0.10 and 0.05 respectively. What is the probability that machine will fail? What is probability that machine will फेल, इसकी क्या संभावनाएं हैं कि मशीन फेल कर जाएगी। अभी क्वेश्चन बहुत अटपटा है, क्यों, देखो एक मशीन है, मान लो वो 3 कंपोनेंट से मिलके बनी A B C। ये मशीन काम तभी करेगी जब A भी काम करे, B भी काम करे, C भी काम करे, ठीक है, तीनों ही काम करने चाहिए तभी ये ऑपरेट होगी मशीन। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मशीन विल फेल। देखो मशीन तभी काम कर रही है जब तीनों काम कर रहे हैं, इनमें से कोई एक काम ना करे तब भी फेल है, 2 काम ना करे तब भी फेल है, तीनों काम ना करे तब भी फेल है। हमसे पूछा ही है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मशीन विल फेल। मशीन कब फेल होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जब एक काम ना करे। अब उसमें क्या हो सकता है, एक काम ना करे, इसमें क्या हो सकता है, ए काम ना करे बी सी करे, बी काम ना करे ए सी करे, सी काम ना करे ए बी करे, तो एक में भी फेल हो जाएगी मशीन। 2 काम ना करे तब भी फेल होगी, कैसे, ए बी काम ना करे सी करे तब भी फेल है, बी सी काम ना करे ए करे तब भी फेल है, और फाइनली ए और सी काम ना करे और बी करे तब भी फेल है, और फाइनली जब तीनों ही काम ना करे तब भी फेल है, ए भी काम ना करे बी भी काम ना करे सी भी काम ना करे। और ये पॉइंट में है खेल, तो कैलसी वाले तो कर लेंगे, सीबीएसई वालों को आफत आ जाएगी, ये 3 इवेंट ये 2 इवेंट ये 5 और एक ये 6, अरे बहुत दिक्कत है। तो क्या करें, देखो तो आप ये समझ सकते हैं अगर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत आउटकम बन रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी मशीन विल फेल, वो तो 7 आउटकम हो रहे हैं या 5-6 हो रहे हैं, तो पर एक बात तो है, प्रोबेबिलिटी मशीन फेल होगी बराबर होगा 1 - प्रोबेबिलिटी मशीन वर्क, मशीन विल वर्क। इतना तो आप बोल सकते हो ना, प्रोबेबिलिटी मशीन विल वर्क, इतना तो आप कह सकते हो ना कि या तो मशीन काम करेगी या नहीं करेगी, बराबर कितने के 1 के, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मशीन विल फेल, शॉर्टकट बता रहा हूँ, वैसे चलोगे 5 आ जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। फेल कब कब होगी, एक काम ना करे उसके 3 आउटकम, 2 काम ना करे उसके भी 3 आउटकम, 3 काम ना करे उसका 1 आउटकम, 3 3 6 और 1 7, रो जाओगे। तो प्रोबेबिलिटी मशीन विल फेल इज इक्वल टू 1 - प्रोबेबिलिटी मशीन विल वर्क।
मशीन काम करेगी जब तीनों कंपोनेंट काम करें। इसका इवेंट पास होने का इवेंट है ना, तो मैं ऐसा बोल देता हूँ, कंपोनेंट को नाम दे देता है ना ABC, तब सही रहेगा। तो मशीन कब काम करेगी? जब A भी काम करे, A विल वर्क एंड B विल वर्क। A भी काम करे, साथ में B भी काम करे और साथ में C भी काम करे, तभी तो बात बनेगी। क्वेश्चन आपके हिसाब से चलना चाहिए। इन तीनों में से कोई एक काम नहीं करेगा, मशीन काम नहीं करेगी भैया। 2 काम नहीं करेंगे, मशीन तब भी काम नहीं करेगी। 3 काम नहीं करेंगे, मशीन तब भी काम नहीं करेगी। पर जब तीनों ही काम करेंगे तब मशीन काम करेगी। तो A विल वर्क, B विल वर्क, C विल वर्क। अब आपको पता है A काम करे, उसका इवेंट आपको मान लो जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ ये, तो फेलियर आप पहले कंपोनेंट का मान लेना PE1, दूसरे कंपोनेंट का मान लेना PE2, तीसरे कंपोनेंट का मान लेना PE3। तो बच्चों ये फेलियर का है, किसका है? फेलियर का। तो वर्किंग का होगा बार, तो क्या होगा PE1 बार इंटरसेक्शन E2 बार इंटरसेक्शन E3 बार, यही होगा ना। मशीन क्या करे? फेल होने के अगर आपने पॉजिटिव मान रखे हैं E1 E2 E3, तो काम करने के E1 बार E2 बार और E3 बार मानना, वही तो काम कर रहे हैं तीनों, ये मान लिया। अब इन्हें अलग अलग कर लो, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी E1 बार मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी E2 बार मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी E3 बार। कितना होगा ये? प्रोबेबिलिटी E1 बार कितना होगा? E1 अगर 0.14 है तो ये होगा 1 माइनस 0.14। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 0.10 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 0.05 से। तो पहले इनको मल्टीप्लाई करना, पहले इनको सॉल्व करना, इसको भी सॉल्व करना, इसको भी सॉल्व करना, फिर मल्टीप्लाई करना, फिर 1 से माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर उन 6 केस के पीछे जाओगे तो आपका दिवाले निकल जाएगा भैया, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आना चाहिए 0.2647, 0.2647 ये आपका आंसर आएगा। चेक कर लीजिए, 0.2647 आना चाहिए, ठीक है। शाबाश।